हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम प्रीवियस वीडियो में कैपिटल बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। उस वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और हमने एक मेथड भी पढ़ा था अगर आपको याद हो। इट वाज अबाउट पे बैक मेथड, और उस पे बैक मेथड में हमने कैश फ्लोज का यूज़ किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन स्टार्ट विद दिस वन। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ कैपिटल बजटिंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है accounting rate of return, net present value, profitability index and capital rationing. Let's start with the first one, that is accounting rate of return. जितने भी हम मेथड ऑलरेडी, जैसे एक मैंने बताया कि हम एक मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज पे बैक मेथड। उसमें हमने कैश फ्लोज कंसिडर किए थे, और जो हम आगे और पढ़ेंगे दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इन सब में हम कैश फ्लोज को कंसिडर करेंगे। बट एक ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम नेट प्रॉफिट को कंसिडर कर रहे हैं। ये मेथड हमको ये बता रहा है कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी उससे हमारे को ईयरली बेसिस पे कितना रिटर्न आ रहा है। ओके और ये मेथड के अंदर हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, टर्मिनल वैल्यू, ये सब टर्म्स का यूज़ करने वाले हैं। और अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट को हम देखना चाहते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम ये मेथड से रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट से हमारा कितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होने वाला है। ओके इस मेथड में जो हमारे को फॉर्मूला दिया गया है वो है एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज नेट प्रॉफिट बहुत ही सिंपल है, जितने भी ईयर्स का हमारे को प्रॉफिट दिया होगा हम उसको सम अप करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे। ओके एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल वैल्यू डिवाइड बाय 2। इस मेथड के कुछ फायदे भी हैं, दैट इज एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेजेस में क्या आता है कि इस ये जो अर्निंग्स हैं ये हमारे प्रोजेक्ट की सारी लाइफ की जितनी अर्निंग्स हुई है उसको कंसिडर कर रहा है ये मेथड। लेट्स रीड आउट। अर्निंग ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड। सेकेंड एडवांटेज क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज ईजिली कैलकुलेटेड फॉर फाइनेंशियल डेटा। ओके डीमेरिट्स क्या है? जैसे कि पे बैक मेथड जो था वो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहा था, और ये मेथड भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को कंसिडर नहीं कर रहा है। ओके और इस मेथड में एक डीमेरिट ये भी है, सपोज अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद कंपनी और इन्वेस्टमेंट कर रही है उस प्रोजेक्ट में, या दैट इज आउटफ्लो कर रही है, तो ये मेथड उन आउटफ्लो को कंसिडर नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल मतलब आउटफ्लो को कंसिडर कर रहा है, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहा है और टर्मिनल वैल्यू को कंसिडर कर रहा है। तो ये एक डीमेरिट है इस प्रोजेक्ट का। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रोजेक्ट पे, इस मेथड पे। सपोज दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। दोनों में ही जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 2 लाख रुपए का हो रहा है ईच। ओके प्रोजेक्ट ए में भी 2 लाख रुपए लग रहा है और प्रोजेक्ट बी में भी लग रहा है। हमारे को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। इस टेबल में हमारे को इनकम आफ्टर टैक्स दोनों प्रोजेक्ट्स की दे दी गई है। इनकम आफ्टर टैक्स बेसिकली इज नेट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रोजेक्ट ए में हमारे को 4 साल का प्रॉफिट दे दिया, प्रोजेक्ट बी में 6 साल का दे दिया है। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमारे पास एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोनों प्रोजेक्ट्स का हम एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, तो वो कैसे आएगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रोजेक्ट ए का जो एवरेज प्रॉफिट आ गया वो 55,000 आ गया। प्रोजेक्ट बी का जो एवरेज प्रॉफिट आ गया 43,334 आ गया। सिमिलरली हम एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। क्वेश्चन में हमारे को टर्मिनल वैल्यू नहीं दी है, तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2 करेंगे। प्रोजेक्ट ए का 1 लाख आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट बी का भी 1 लाख आ गया। ये दोनों वैल्यूज हम फॉर्मूले में डाल देंगे और हमारे पास अल्टीमेटली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। प्रोजेक्ट ए का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न विल बी 55% एंड प्रोजेक्ट बी का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आएगा 36.67। प्रोजेक्ट ए इज हैविंग ग्रेटर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न देन बी, तो हम प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके आई होप दिस इज क्लियर। We are done with this method. Let's start the another one, that is net present value. Net present value में दो चीज़ों का यूज होता है, that is present value of cash outflow and present value of cash inflow. Okay, let's read out. It is the present value of all the cash flow that occur during the entire span of the project. Okay, the outflow will have negative values and inflows will have positive value. If the present value of inflow is greater than outflow, it will give positive NPV. If present value of outflow is greater than inflow, then it will give negative NPV. Okay,
अगर प्रोजेक्ट का पॉजिटिव एनपीवी आता है तो हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट का नेगेटिव एनपीवी आता है तो हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 आता है तो उसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग कैश फ्लोज एट अ रेट जस्ट इक्वल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस मेथड के भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट क्या है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को कंसिडर कर रहा है, ओके। और ये जो मेथड है बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल अप्रोच है फॉर ऑफ कैपिटल बजटिंग, ओके। डीमेरिट क्या है? मेनी अ टाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल to know in advance the rate of interest at which discounting is to be done. Similarly, a given NPV may not be appropriate if the rate of interest has changed. Okay? Second demerit क्या है? It may lead to wrong decision making, especially when limited funds are available and we have to choose between two different opinions. Okay? Between different opinions. Now, let's take example for this. एक फर्म है, उसके पास 80,000 रुपीज़ एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कर दी है एक प्रोजेक्ट में, ओके। और उस प्रोजेक्ट के हमारे को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे दिया है स्टेबल में, ओके, 5 साल का। डिस्काउंटिंग रेट है 10%। बहुत ही सिंपल है, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालिए कैश इनफ्लोज की, उसको सम अप कर दीजिए। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं सोल्यूशन में हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आ रही है? 84,932 और आउटफ्लो कितना था? 80,000। तो इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, तो हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, दैट इज 4932, दैट इज 4,932। तो प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ओके। लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों मेथड्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इन दोनों के बीच में कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू में दो टर्म्स मतलब बेसिकली दो चीज़ों का कंसिडरेशन किया था, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। सिमिलरली हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी यही दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। बट क्या डिफरेंस आ जाता है? जो एनपीवी होता है वो हमारे को एब्सोल्यूट वैल्यू देता है और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है वो रेशियो बताता है, ओके। अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आता है तो उस केस में एनपीवी भी हमारी पॉजिटिव होती है और उस केस में हमारे को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये। और अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 आता है तो उस केस में एनपीवी नेगेटिव होती है। इन केस हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 0 है तो उस केस में हमारी एनपीवी भी क्या होगी? 0 होगी। और डिसीजन मेकर जो होता है शुड बी इनडिफरेंट बिटवीन एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अ रूपी इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी रूपी इन्वेस्टेड, ओके। बट एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, और एक क्या बेनिफिट क्या है अगर वो सब कुछ सेम ही कर रहा है, सिर्फ रेशियो ही बता रहा है, तो क्यों हम ये मेथड लेके आए? बेसिकली इस मेथड क्यों लेके आए, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट ए में जो हमारा आउटफ्लो होने वाला है वो है 10 लाख रुपए का। प्रोजेक्ट बी में जो आउटफ्लो होने वाला है वो 1 लाख रुपीज़ का होने वाला है। प्रोजेक्ट ए से जो इनफ्लो आएगा वो 12 लाख का आएगा और प्रोजेक्ट बी से जो इनफ्लो आएगा वो 10 लाख का आएगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में, ओके। और तो अगर हम एनपीवी निकालेंगे तो प्रोजेक्ट ए का एनपीवी भी हमारा 2 लाख का आएगा, प्रोजेक्ट बी का भी एनपीवी 2 लाख का आ रहा है। अब हम कहेंगे भाई दोनों ही प्रोजेक्ट ठीक है, कोई भी कर लो क्योंकि एनपीवी तो दोनों के केस में सेम ही निकल के आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है। बट हमने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल के देखते हैं, तो उस केस में हमने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो किया। प्रोजेक्ट ए का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया वो 1.2 आया, प्रोजेक्ट बी का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आया 1.25 आया, ओके। तो उस केस में हम कहेंगे कि नहीं, प्रोजेक्ट बी हमारे लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि 8 लाख रुपए लगाकर हमारा एनपी मतलब बेसिकली नेट रिटर्न जितने आ रहे हैं वो 2 लाख के आ रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम प्रोजेक्ट ए में जाते हैं तो 10 लाख रुपए लगाकर हमारे को नेट रिटर्न जो मिल रहा है वो 2 लाख का मिल रहा है। तो उस केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ करके हमारे को ये चीज़ के बारे में पता चला कि प्रोजेक्ट बी ज़्यादा बेटर है, ओके। दैट्स व्हाट दे हैव रिटन हियर। In terms of NPV technique, both projects are alike, but in terms of profitability index technique, I hope this is clear. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे को बोला है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 40,000 की और जो लाइफ ऑफ मशीनरी है वो 5 years की है। हमको बोला है कि NPV निकालो, डिस्काउंटिंग रेट है 10% और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए भी कहा है। गिवन टेबल में हमारे को ऑलरेडी दे दिया गया है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितने हैं। 5 साल के हमारे को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे दिए। हमको ये बताना है कि ये मशीनरी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।
नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है. हम डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हम उस बेसिस पे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू आता है 43,679. इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे को क्वेश्चन में 40,000 की दे रखी थी. एनपीवी पॉजिटिव आ रही है. अगर हमारे को एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लेना है तो हम कह देंगे कि ये मशीनरी ले लीजिए. ओके, अब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करेंगे और क्वेश्चन मतलब जो आंसर आ रहा है वो है 1.091. दिस इज ग्रेटर देन 1, तो हम कहेंगे येस यू कैन टेक द मशीनरी, यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. ओके, नाउ लास्ट टॉपिक कैपिटल राशनिंग. कैपिटल राशनिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए. सपोज हमारे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है और कंपनी के पास 5 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के, और प्रोजेक्ट जो कंपनी के पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है 5 टाइप के प्रोजेक्ट, दैट इज़ प्रोजेक्ट JKLMN. ओके, हमारे को टेबल में सब प्रोजेक्ट्स का, पांचों प्रोजेक्ट्स का हमारे को दे दिए गए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और एनपीवी. ओके, अब हम ये सिर्फ देखें कि देखो सारे प्रोजेक्ट्स की पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, हम सारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट हमारे को ये भी क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा अवेलेबल है वो सिर्फ 5 लाख रुपए है, तो हम सारे प्रोजेक्ट्स तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. तो हम किस बेसिस पे अब इसको डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए. हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो दे रखी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे ईच प्रोजेक्ट का, और जिस प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, बेसिकली हाई टू लो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, हम उस बेसिस पे रैंकिंग कर देंगे. और जैसे कि हमने स्टार्ट में निकाला हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हर एक का प्रोजेक्ट का, और रैंकिंग भी की हुई है. सो नाउ वी कैन से दैट एज पर रैंकिंग प्रोजेक्ट K plus M plus J are adoptable within the existing ceiling and only they will be accepted. Project L and N, even though they are profitable, cannot be accepted because the funds are limited. Okay, we have limited funds. क्योंकि जब हम J, K और M में लगाएंगे पैसा तो ऑलरेडी हमारा जो 5 लाख रुपए है बजट जो है वो क्रॉस मतलब लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो हम बाकी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इवन दो दे आर प्रॉफिटेबल. ओके, तो कैपिटल राशनिंग के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं. Thus we can say that capital rationing is a situation where there is some ceiling on the availability of funds. Capital rationing may result in accepting several small investment proposals, then accepting a few large investment proposals so that there may be full utilization of budget ceiling. Okay, here I conclude. I have finished up with all the topics. If you have any doubt, you can connect me through Telegram. I have provided the link below. Please subscribe to my channel and please share my content if you think it can help other students as well.